गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा कोशिका। कोशिका को सेल के नाम से जानते हैं, जो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। यह सजीव जगत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अपने एग्जाम कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है कोशिका है सजीव जगत की इकाई, संरचनात्मक क्रियात्मक दोनों या कोई नहीं। तो कोशिका हमेशा सजीव जगत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। हमेशा कंपटीशन एग्जाम में सन पूछा जाता है 1665, 1765, 1865, 1965। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का अध्ययन, जिसके द्वारा कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं साइटोलॉजी, तथा जिसके अंदर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। और कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जिसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिसके अंदर बहु कोशिकाएं पाई जाती है, इनकी एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, वह बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, बहुकोशिकीय जीव मनुष्य। आगे हम पढ़ते हैं, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको हमें जीवों की सबसे छोटी इकाई मानते हैं, सबसे छोटी इकाई। तथा कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं, और अंग के मिलने से तंत्र बनते हैं, और तंत्र पूरा मिलकर के हमारे शरीर का या जीव के शरीर का निर्माण होता है। ऊतकों का अध्ययन जिसके द्वारा किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यह सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है या कोशिका का अध्ययन कहलाता है। इसके साथ अपन पढ़ते हैं कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है चतुर्मुख का अंडा, जिसकी साइज होती है 11.7 सेंटीमीटर, 11 × 7 सेंटीमीटर। यह हमेशा इंपोर्टेंट पूछा गया है। कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका जिसकी साइज कितनी होती है, तो 11 × 7 सेंटीमीटर होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा नाम जो बहुत कम जगह लिखा होता है PPLO। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो हमारा तंत्रिका तंत्र है, और सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, उसके बाद उस कोशिका के बारे में पूरा उस कोशिका की थ्योरी के बारे में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो दो वैज्ञानिक थे। एक थे बायोलॉजिकल के डॉक्टर स्लाइटन, और दूसरे थे स्वान। इन्होंने मिलकर के कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो निम्न प्रकार है। कोशिका सिद्धांत के आगे कोशिका के दो भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य। इसमें अपन पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और वसा के मिलने से होता है। यह एक पारगम्य संरचना है जो हमारे शरीर में कोशिका की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनी होती है। इसका आवरण होता है द्विस्तरीय आवरण होता है, मतलब दो स्तर होते हैं इसके। मुख्य कार्य था इसका अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण, यानी कि कोशिका में जो गुणसूत्र, क्रोमोसोम आदि पाए जाते हैं, उनके आवागमन को रोकने का या उसको नियंत्रण करने का प्रमुख कार्य है। साथ ही साथ यह कोशिका की सुरक्षा करती है और इसको आकार प्रदान करती है। नोट, पादप कोशिका में इस आवरण के चारों तरफ एक और आवरण पाया जाता है, जो आवरण मृत कोशिकाओं
से बना होता है और इनको कहते हैं कोशिका भित्ति। और यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज जो पादप कोशिका में होता है, पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य होता है वो होता है सेलुलोज का प्रमुख कार्य होता है ग्लूकोज का निर्माण करना। ग्लूकोज का निर्माण करना तथा जीव द्रव्य के भी मुख्य दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिकांग और एक होता है कोशिका द्रव्य। इससे पहले हम जीव द्रव्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जीव द्रव्य को हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीव द्रव्य की खोज फ्लैंकिस डुजार्डी ने की थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो फ्लैंकिस डुजार्डी ने की थी। जीव द्रव्य का नामकरण, इनकी इसका नामकरण जीव द्रव्य किसने रखा था, वो रखा था परकिंजे ने। कैसे किंजे ने रखा था, परकिंजे ने रखा था। ये अपने पढ़ते हैं को मुख्य कोशिकांग, इनकी हमारे कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं। वो सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम, अंतःपरवर्ती जालिकाएं, रिक्तिका, सेंट्रोसोम, लवक और केंद्रक और आदि होते हैं। सेंट्रोसोम को तार्ककाय भी कहा जाता है। अब अपने इसमें सबसे आगे पढ़ते हैं मुख्य कोशिकांगों के बारे में, जो अपना प्रमुख है माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। इन दोनों के बारे में विशेष तौर से अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आप आगे अध्ययन करते हैं। अपन पढ़ रहे थे मुख्य कोशिकांग, जिसके बारे में पढ़ते हैं पहले सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान ने की थी तथा इसका नाम सी बनेडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी कि ऊर्जा का पैकेट कहते हैं जिसको। एटीपी एक ऊर्जा का पैकेट है जो कोशिका को प्रमुख रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है। इसकी संरचना होती है वो अंगुली नुमा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो अंगुली नुमा इसकी संरचना होती है। इसका भी आवरण होता है द्विस्तरीय होता है, कि इसके आवरण के ऊपर दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। इसमें कुछ मात्रा में डीएनए का भाग पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी बहुत मात्रा में डीएनए भी उपस्थित होता है। इसे मुख्यतः ऊर्जा की मुद्रा या ऊर्जा का संग्रह ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लगभग जो बातें पूछी जाती है वो ये है मुख्यतः। अब अपने इसके अगला मुख्य कोशिका नंबर सेकंड है वो है केंद्रक। केंद्रक जो कोशिका का प्रमुख और मुख्य कोशिका अंग है। केंद्र के बिना कोशिका का जो अंग होगा या जो भी है, कोशिका के अंग को अपन मुख्य रूप से मानते हैं, क्योंकि जिसमें केंद्रक यानी कोई नींव नहीं है तो मकान किस काम का। तो कोशिका में केंद्रक नहीं तो कोशिका का कार्य भी अनियंत्रित होगा। इसीलिए इसे सेल मैनेजर कहते हैं, यानी कि कोशिका प्रबंधक कहते हैं, तथा कोशिका नियंत्रक भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका में समस्त क्रियाओं को नियंत्रण करता है। केंद्रक का जिस विधि में जिस अध्याय में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कैरियोलॉजी। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका में केंद्र का प्रमुख कार्य वो है समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। जैविक गतिविधियां जैसे कि उसमें डीएनए का निर्माण है, आरएनए का निर्माण है, डीएनए की संख्या है, आरएनए की संख्या है, और समस्त कोशिका में जीव द्रव्यों के द्वारा जो गतिविधियां होती है, जिससे अपने आगे जीव में विकास होता है, समस्त जैविक गतिविधियां जिस पर केंद्र का मुख्य का कार्य होता है नियंत्रण करना। यह कोशिका चक्र का भी नियमन करता है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका का बनना, 2 से 3 कोशिका बनना, समसूत्री विभाजन है, तो सब उसमें कोशिका चक्र का नियमन भी कोशिका के केंद्र द्वारा किया जाता है। इस कोशिका के केंद्र के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जिसमें केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। लाइसोसोम। लाइसोसोम को
लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज करने वाले थे डी दुबे। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं तथा लाइसोसोम का दूसरा नाम है ये पाचक थैली भी कहलाती है और इसे कोशिका का पाचन केंद्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम में प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। प्रबल जल अपनी एंजाइम जो कार्बनिक पदार्थों का पाचन करते हैं और जब यह थैली फटती है तो इसमें जो प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम है जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम कोशिका को नष्ट कर देती है, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम सर्वाधिक मात्रा में WBC में पाए जाते हैं। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं में, तो सबसे अधिक मात्रा में यह WBC में पाए जाते हैं तथा वर्तमान में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कैंसर संबंधी अनुसंधान कोशिका के कौन से अंग पर किए जाते हैं, तो वो है लाइसोसोम। अगला है अपना गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। तो गोल्जी काय से और गोल्जी से अपने स्पष्ट होता है, ऑप्शन अपने सामने होता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो नाम से ही पता है कैमिलो गोल्जी। इन्हें यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यातायात प्रबंधक ये यहाँ कोई सड़क सुरक्षा में काम, सड़क पे कोई प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, यह सिर्फ कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र है उनके आवागमन को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका के मुख्य स्त्रावी अंग होते हैं, यानी कि कोशिका में जो अनेक प्रकार के कोशिका रस स्त्रावित होते हैं तो वो इसके द्वारा गोल्जी काय के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए इसे स्त्रावी अंग कहा गया है। पादपों में या छोटे छोटे टुकड़ों में के रूप में पाया जाता है। गोल्जी काय पादप कोशिका में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होता है जिन्हें डिप्टेरियोसोम कहते हैं। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज कैलेडन की थी। इसमें इसे कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, यानी कि जो राइबोसोम है यह सबसे अधिक प्रोटीन का बना होता है और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण केंद्र यानी कि राइबोसोम में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। और प्रोटीन के बिना कोई भी चीज कोशिका है वो नहीं बनती है। शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी एंजाइम वो प्रोटीन के बने होते हैं। अपवाद है कि झिल्ली रहित राइबोसोम जो प्रोटीन का नहीं बन के RNA का बना होता है। तो अपने को यह क्वेश्चन अपवाद के रूप में होता है, हमेशा याद रखना पड़ता है कि झिल्ली रहित राइबोसोम बना होता है, किसका बना होता है, वो RNA का बना होता है। बाकी अगर सीधा पूछे राइबोसोम बना होता है तो बना होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट अंतःप्रद्रवी जालिकाएं जिसे ER कहते हैं शॉर्टकट में। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र यानी कि ढांचा कहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का कंकाल तंत्र होता है 206 हड्डियों से बना होता है, उसी प्रकार इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदरी ER और एक होती है चिकनी ER। खुरदरी ER क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम के कम उपस्थित हैं कि जिस अंतःद्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं खुरदरी ER और जिस पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं उसे कहते हैं चिकनी ER। इन दोनों के अलग अलग कार्य है। खुरदरी ER का कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना यानी कि प्रोटीन को एकत्रित करना और चिकनी ER है वो वसा का संश्लेषण करती है और हार्मोन्स का निर्माण करती है जो हमारे कोशिका की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। अगला है रिक्तिका या रिक्तिका। यह पादप कोशिका में आकार में बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में आकार में छोटी होती है लेकिन अधिक संख्या में जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जल तथा लवण उपस्थित होता है जिन्हें संयुक्त रूप से कोशिका रस या सेल जूस कहते हैं। इसका बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्तिका का बाहरी आवरण कहलाता है टोनोप्लास्ट। इसका कार्य है जल व लवण का संतुलन बनाए रखना। सीधी सी बात है कि रिक्तिकाएं जल और लवण की होती है, उपस्थित होती है, तो सीधी सी बात है जो जल और लवण है जिसमें तो कार्य भी जल और लवण का संतुलन करेगा, बैलेंस को बनाए रखेगा। यह निर्जलीकरण के समय सर्वाधिक प्रभावित होता है कि जब हमारे पेट खराब होता है कि दस्तें लगती है
तो सबसे अधिक हमारे शरीर में कोशिका का मुख्य भाग जो प्रभावित होता है वो होता है रिक्तिका, क्योंकि जिसमें जल और दोनों की मात्रा की कमी हो जाती है। अगला आता है तारकाय। उच्च पादपों में यह अनुपस्थित होता है, यानी बड़े पादपों में बिल्कुल भी तारकाय नहीं होता, अनुपस्थित होता है। इसका कार्य होता है प्रमुख कोशिका का विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 3 बनना। तो उसमें सबसे अधिक कार्य करता है वो करता है तारकाय। तारकाय को सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज बोवेरी ने की थी तथा इसका नामकरण बेनेडन ने किया था। पादप कोशिका में यानी कि क्वेश्चन ये आता है कि तारकाय जंतु कोशिका विभाजन में सहायक है, तो पादप कोशिका में इसका कार्य कौन करता है? तो पादप कोशिका में इसका कार्य करता है वो होता है ध्रुविकाय। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल यानी कि तारिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेंट्रोसोम में तारिकाओं की संख्या कितनी होती है या सेंट्रियोल की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2। नेक्स्ट है अपना टॉपिक लवक। पादप कोशिका में ही पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में इसकी अनुपस्थिति होती है। पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में इसकी अनुपस्थिति होती है। यह दोहरी झिल्ली के घेरे होते हैं। लवक जो है वो दोहरी झिल्ली के घेरे होते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, कि लवकों में थोड़ी मात्रा में डीएनए पाया जाता है। वैसे लवक से पता चलता है कि किसी भी चीज में रंग है, उसके प्रमुख कारण क्या है? तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवर्णीय लवक, दूसरा वर्णीय लवक और तीसरा होता है हरित लवक। अवर्णीय से नाम से पता चलता है कि जिसका कोई कलर नहीं हो, यानी कि ये पादप के भाग के अंदर के भाग में पाए जाते हैं, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति होना कोई अनिवार्य नहीं है, यानी कि बिना प्रकाश की उपस्थिति में भी कार्य करते हैं। यह जड़ों में और भूमिगत तने के अंदर पाए जाने वाले लवक है। इसका मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों का संग्रहण करना, यानी कि भूमि से जो खाद्य पदार्थ है उनको संग्रहित करते हैं और पौधे के आगे भाग में भेजते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं अवर्णीय लवक। पहला होता है एलियोरोप्लास्ट, जिसमें प्रोटीन का संग्रहण होता है। दूसरा होता है एमाइलोप्लास्ट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। और तीसरा होता है इलियोप्लास्ट, जिसमें वसा का संग्रहण होता है। इन तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट है कि पादप कोशिका में वह अवर्णीय लवक जिसके अंदर वसा का संग्रहण होता है तो वह है इलियोप्लास्ट, यानी कि इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आता है वर्णीय लवक। ये रंगीन यानी कि इसमें कलरफुल होता है, जिसमें 3 प्रकार मुख्य रंग है। एक तो पहला लाल, पीला और नारंगी, यानी कि रंगीन लवक है जिसमें 3 मुख्य कलर आते हैं, लाल, पीला और नारंगी। अपन देखते हैं कि अधिकांश पादपों में फूल है, फल है या उसके बीज है, वो इन तीनों रंगों के अधिकांश 3 रंगों के होते हैं, इसलिए इसे मुख्य 3 रंगों का बात की गई है। यह उस भाग में पादप का पुष्प होता है, फूल वाले भाग में, फल भित्ति यानी कि जो फल है उसके बाहरी आवरण में, और बीज के अंदर बीज के रंग में पाए जाते हैं। तो वर्णीय लवक में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से रंगों का अधिक महत्व है, तो इन 3 रंगों का है। अगला आता है अपना हरित लवक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए या पादप जगत के लिए। इसका हरित लवक से नाम से पता चलता है कि इसका रंग होता है हरा रंग होता है। और हरे रंग का प्रमुख कारण है कि इसमें पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है। पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ही इसका रंग हरा होता है। और यह मुख्यतः हरित लवक है वो पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां आदि सभी में जिसका रंग हरा है उसमें मुख्य हरे रंग का कारण पर्णहरित है। और पर्णहरित में एक प्रकार का तत्व जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होता है मैग्नीशियम। और इसीलिए मैग्नीशियम से हमारे शरीर में जब रक्त की कमी, खून की कमी हो जाती है, तो उसमें लौह तत्व के साथ में मैग्नीशियम, आयरन के साथ में मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने को अधिकांश सलाह दी जाती है हरे पत्तेदार सब्जियों की। जब खून की कमी होती है तो हरे पत्तेदार सब्जियों का खाना
खाने को कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसी का प्रमुख कारण यही है कि इसमें मैग्नीशियम यानी कि लौह तत्व के साथ में जो रक्त के साथ में पाया जाना पदार्थ है मैग्नीशियम तो तत्व है, इसीलिए इसको पर्णहरित के साथ में पर्णहरित में पाया जाता है और अपने को इसकी सलाह दी जाती है। और इसके सहायक दो वर्णक है हरित लवक के, एक तो है पहला वर्णक है वो है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। यह इसके साथ में जब अपन देखते हैं कि अधिकांश पत्तियां पीली पड़ जाती है सूखने के बाद में, तो पीले रंग का प्रमुख कारण ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है। अगला अपना आता है लास्ट टॉपिक इस कोशिका के कोशिकांकों का, वो है केंद्रक जाल। केंद्रक जाल केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म धागों के रूप में, इसकी आकृति धागों जैसी होती है, पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। इनकी जो धागे होते हैं उनको क्रोमेटिन धागे कहते हैं। यानी कि अपन देखते हैं कि कभी जब जंतु कोशिका में कोई केस ऐसे जिसमें कहते हैं डीएनए की जांच की जाती है, यानी कि इन्हीं धागों के द्वारा अनुवांशिक गुणों का या अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जिसे हम डीएनए कहते हैं, यानी कि अनुवांशिक गुणों की जांच या डीएनए की जांच होती है, वो केंद्रक जाल के जो धागे होते हैं उनकी जांच के द्वारा किया जाता है। अगला है जो क्रोमेटिन धागे हैं, यानी कि क्रोमोटिन किसका बना होता है, तो इसमें मुख्यतः प्रोटीन, आरएनए और डीएनए तीनों के संयुक्त रूप से बनते हैं। और अधिकांश इसका एक कार्य सिर्फ एक ही है कि कोशिका विभाजन के समय ये धागे अति कुंडलित, इनकी कुंडली के आकार में बहुत ही संकुलित हो जाते हैं और एक समय में वो दो भागों में टूट जाते हैं और इस अति कुंडलित आकृतियों में इस प्रकार से बन करके क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। केंद्रक जाल में जो पाए जाने वाले क्रोमेटिन धागे हैं वो अति कुंडलित होकर के क्रोमोसोम गुणसूत्र का निर्माण, तो गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने 1888 में की थी। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने 1888 में की थी। अब अपने को इस गुणसूत्र के बारे में समझने के लिए मैं आपके सामने दो तीन डायग्राम बनाए हैं, जिसमें है कि गुणसूत्र कैसे बनता है या गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो हमने कल पढ़ा था कोशिका के बारे में, जिसमें पढ़ा था अपने केंद्रक, ये केंद्रक की आकृति है। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें धागे नुमा संरचनाएं पाई पतली धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्रोमोटिन धागे कहते हैं, और एक इसमें केंद्रिका पाई जाती है। तो जो क्रोमोटिन धागे हैं वो कोशिका विभाजन के समय, कब, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन के समय ये क्रोमोटिन धागे हैं जो अति कुंडलित होने से इस प्रकार का जो रूप लेते हैं, इन्हें अपन गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो कोशिका के विभाजन से, जब कोशिका में क्रोमोटिन धागे होते हैं तो विभाजन के समय अति कुंडलित होकर के गुणसूत्र का दो आकृति का रूप लेते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की आकृति बनी हुई है, एक्स की तरफ होती है, इसकी तंतु रूपी कुंडली, तंतु रूपी पिंड भी कहते हैं इसको। इसकी साइज होती है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक की। गुणसूत्र मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और इसमें गुणसूत्र में जो मुख्य प्रोटीन काम आता है वो होता है हिस्टोन। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि गुणसूत्र में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो वो है हिस्टोन। अब आते हैं गुणसूत्र की संरचना के प्रमुख भाग। तो गुणसूत्र की संरचना के प्रमुख 5 भाग होते हैं। पहला होता है पेलिकल या मैट्रिक्स, दूसरा होता है क्रोमोनिमेटा, तीसरा होता है क्रोमोमियर्स, चौथा सेंटीमियर्स और पांचवा सैटेलाइट। ये अपने सीधी सी बात है, पूछी जाती क्वेश्चन में कि गुणसूत्र की संरचना का निम्नलिखित में से भाग है या नहीं है। अगर है तो एक दे देता है, और नहीं पूछा जाता तो 4-3 नाम लिख, चौथा नाम अलग ले देता है। तो सीधे से नाम से ही अपने कोई क्वेश्चन बनता है, और वो 5 नाम ये याद करने होते हैं। अब आते हैं गुणसूत्र के प्रकार। तो गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समजात गुणसूत्र और एक होते हैं विषमजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र की परिभाषा है कि जिसकी आकृति, आकार, जीनोम की संख्या, डीएनए की संख्या समान हो, यानी कि जिसमें
जो सारी ये आकृति है गुणसूत्र आकार जिन्होंने सब समान होते हैं उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। जिनमें आकृति आकार जिनोन की संख्या डीएनए की संख्या असमान होती है उन्हें विषमजात गुणसूत्र कहा जाता है। और विशेष बात ये पूछ जाती है कि क्या एक ही प्रजाति के जीवों में या जंतुओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, निश्चित होती है या अनिश्चित। तो ध्यान रखना, एक ही प्रजाति के अगर जंतु है या जीव है जो भी है तो गुणसूत्रों की संख्या हमेशा निश्चित होती है और वो जोड़ों के रूप में प्रसिद्ध रहती है। जैसे मनुष्य में होते हैं 46 गुणसूत्र और वो 23 जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके बारे में सबकी पूरे जीवों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि कौन से जीव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। और विशेष तौर से अब आता है कि गुणसूत्र का मुख्य कार्य क्या है। गुणसूत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो है कि गुणसूत्र अपने नाम से गुणसूत्र को देखते हैं जिसे माने होते हैं डीएनए के, और डीएनए का प्रमुख कार्य होता है आनुवंशिकी गुणों का अगली पीढ़ी में ले जाना। यानी कि जो लक्षण माता पिता में वही लक्षण उसी होने वाली संतान में आए जाते हैं। तो यह प्रमुख कार्य करता है वो गुणसूत्र करता है, क्योंकि गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए का होता है और डीएनए में आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान होता है। तो विशेष तौर पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए, गुणसूत्र का मुख्य कार्य आनुवंशिक गुणों का अगली पीढ़ी में ले जाना या आदान प्रदान करना। अपन बढ़ते हैं कि कुछ प्रमुख प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या। तो अपने पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले आता है मनुष्य। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनको 23 जोड़ी में बांटा गया, 23 जोड़े के रूप में रहते हैं। उसके बाद में भालू, तो भालू में होते हैं 74, हाथी में होते हैं 56, आम में 40, गाजर में 38, तंबाकू में 48, आलू में 48। आलू और तंबाकू में चिंपांजी बंदर है ये तीनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। तो आप एक साथ तंबाकू आलू और चिंपांजी 48। गेहूं में होते हैं 42, चावल में 24, चूहा में 40, टमाटर में 24, मेंढक में 26 और मक्का में 20। बिल्ली है उसमें 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मच्छर में अपन लिखते हैं मच्छर, तो इस ट्रिक से भी पता चलता है कि तो मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। घरेलू मक्खियों को बाहर निकालो, बाहर से हो गया 12। एस्केरिक्स में 2, प्याज आलू 16, प्याज में 16 और प्याज किसमें डाला जाता है, तो जिसकी ट्रिक है आलू 16 से प्याज का हो जाएगा 16। फिर आता है कंगारू में 16, घोड़ा में पाया 66, बकरी और गाय ये सबका दिमाग 60 लेते हैं, 60 से होता है 60। फिर आता बाघ और शेर, इसमें पाए जाते हैं 38। तो कुछ प्रमुख गुणसूत्रों की संख्या है। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण। इंपोर्टेंट टॉपिक, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपने को पता है कि मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, जो 23 जोड़े के रूप में रहते हैं। इनमें से 22 जोड़े समान होते हैं पुरुष और स्त्री दोनों में, लेकिन 23वां जोड़ा होता है दोनों में अलग अलग होता है। पुरुष में तो होता है X और Y और स्त्री में होता है XX। जब पुरुष और स्त्री के गुणसूत्रों का शुक्राणुओं द्वारा संयोग होता है, तो जब पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो दोनों से बनने वाली जो संतान होगी वो होगी पुत्री। और जब पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र के साथ शुक्राणु द्वारा संयोग होता है तो गुणसूत्र बनता है XY, जिससे उत्पन्न होता है पुत्र। तो अपने डायग्राम से स्पष्ट है कि पुरुष के गुणसूत्र है X और Y, उन्हीं से पुत्र है या पुत्री ये निर्भर करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है हमेशा कि मनुष्य के द्वारा उत्पन्न संतान इस पुत्री होगी या पुत्र, ये किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो केवल और केवल पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।